नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम आज डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। अभी तक हमने जितने भी क्लासेस लिए उसमें हमने लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है उसके कुछ हिस्ट्री, बैकग्राउंड और लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मूलेशंस के बारे में हमने डिस्कशन किया। आज हम सेशन पढ़ेंगे कि इसको सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। हमने डिफरेंट सिचुएशंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने, फॉर्मुलेट करने सीखा। आज हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो लिमिटेशंस क्या है, पहले तो हम बात कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड आने पे इसके बारे में हम थोड़ा लिमिटेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल जो है ये इसका क्या लिमिटेशन है, इसका क्या डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो या एजम्पशंस भी आप बोल सकते हैं। तो इसके हम लिमिटेशन की बात करें, लिमिटेशन की मैं बात करूं, लिमिटेशन या एजम्पशंस आप बोलें तो इसकी लिमिटेशन क्या होगा कि सबसे पहले जो फर्स्ट जो लिमिटेशंस है कि ये जो लार्ज प्रॉब्लम हैविंग मेनी सिचुएशन और मेनी लिमिटेशंस एंड कंस्ट्रेंट, क्योंकि जब ये प्रॉब्लम जो बहुत बड़ा होगा तो इसके थ्रू क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट बन जाता है, बहुत ज़्यादा इक्वेशंस बन जाते हैं, जिसके कारण फिर इसे सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, तो फर्स्ट तो ये है लिमिटेशन इसकी। दूसरी इसकी लिमिटेशन ये है कि इसमें जो डिसीजन वेरिएबल जो हम लेकर चलते हैं वो हमारा फिक्स्ड होता है। मतलब हम जो डिसीजन वेरिएबल एक बार मान लिए, जो हमारा एक बार कंस्ट्रेंट बन गया, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, ये है कि आप एक बार डिसीजन जो ले लिए उस पर फिर आपको पीछे जाने का कोई रास्ता इसमें नहीं है। ओके, फिर तीसरा जो है इम्पोर्टेंट, वो ये हम मान के चलते हैं कि इसके जो एजम्पशंस हमारा होता है कि द वैल्यू ऑफ जो कोफिशिएंट ऑफ डिसीजन वेरिएबल जो होता है, जैसे हमने पिछले क्लास में जैसे 5x1 5x2 ये सब, तो ये जो हम मान कर चलते हैं वो एजम्पशन जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज वेल एज ऑल कंस्ट्रेंट आर विद सर्टेनिटी। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमने एक बार बना लिया, उस कांस्टेंट के साथ ही हमें आगे काम करना पड़ेगा। हम उस कांस्टेंट को वहाँ से हटाकर दूसरा कांस्टेंट नहीं लगा सकते, ये इसकी लिमिटेशन है। तो मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ डिसीजन वेरिएबल है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है, सर्टेन हो जाता है। समझ में आया? दूसरा है कि यहाँ पे जो है वो स्टैटिक सिचुएशन के लिए काम आता है। मतलब इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टैटिक सिचुएशन सिंस इट डज नॉट टेक एनी अकाउंट टू इफेक्ट ऑफ टाइम। मतलब आपने एक बार जो स्टैटिक टाइम, मतलब आपने जब एक बार सोच लिया, फिर आप बीच में कहीं में आपका मूड चेंज हो रहा है तो आप इसमें फ्लेक्सिबल अपने टाइम के अनुसार से इसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो प्रोग्रामिंग बन गया तो उसी पर फिर आपको सोल्यूशन करना होगा। ओके, और जो नेक्स्ट जो और जो डिसएडवांटेज, वैसे और बहुत सारे डिसएडवांटेज इसके होते हैं, बट एक और जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये जो है सिंगल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसमें देता है। हमने देखा था कि जितने था इसमें हमने जेड का जो फंक्शन लिख रहे थे वो सिंगल ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। बट रियल लाइफ में, एक रियल लाइफ में किसी भी कोई भी इंसान जो रियल लाइफ में होगा, क्या उसका एक सिंगल मोटिव होगा? क्या उसका एक सिंगल ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा कि नहीं हमें तो बस यही करना है, यही हमें कमाना है, इसमें प्रॉफिट कमाना है? उसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो कॉन्फ्लिक्ट करते रहता है, मतलब चेंज होते रहता है। ठीक है, तो उनके जो इसमें रियल लाइफ का जो प्रॉब्लम है उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। मतलब हमारे इसके बात और विवाद के बीच में ही फंसे रहते हैं, कभी ये हुआ कभी ऐसा हुआ। रियल लाइफ प्रॉब्लम तो अलग ही होता है, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट से घिरा हुआ है, तो उसमें विवादों से घिरा हुआ है। तो कभी लोगों का क्या होता है, चेंज भी हो जाता है कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं रखें, हम ऐसा ऑब्जेक्टिव फंक्शन रखें। तो फिर इसमें कोई ऐसा रास्ता नहीं है। बट यस, ये जो हमने 5-6 डिस्कस किए डिसएडवांटेज, लिमिटेशन, वो इसके जो एडवांटेज हैं उस पर ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं डाल पाता है। सो इसका जो एडवांटेज है वो मोर आउटवे है, ठीक है, इट्स लिमिटेशन। मतलब इसका जो एडवांटेज है वो ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू इसका लिमिटेशंस, ठीक है, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी पे हम आगे फिर आप सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले हम ग्राफिकल मेथड, फिर अलजेब्रिक मेथड, फिर हम सिंप्लेक्स मेथड देखेंगे और क्या क्या डिसएडवांटेज था उसमें कि ग्राफिकल मेथड से अलजेब्रिक पे जाना पड़ा, फिर उसके बाद क्यों सिंप्लेक्स पे आना पड़ा। ओके, सबसे फेमस सिंप्लेक्स है, तो पहले हम ग्राफिकल मेथड पढ़ लेते हैं फिर आते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में देखो, मैंने ये सिचुएशन लिख रखा है, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में कराया भी था।
फर्स्ट सेशन में जब मैंने लिया था उसमें। तो ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन है कि एक मैं बता देता हूँ क्वेश्चन कि एक स्मॉल मैन्युफैक्चरर 2 प्रोडक्ट बनाना चाहता था, ए और बी। उसके लिए रिसोर्सेज उसके पास R1 और R2 थे, ठीक है। और ये जो है उसके पास 1 यूनिट ए बनाने के लिए उसके पास 1 यूनिट R1 लगता है और 3 यूनिट उसका R2 लगता है। बी बनाने के लिए 1 यूनिट R1 और 2 यूनिट R2 लगता है, ओके। और उसके पास जो लिमिटेशन है रिसोर्स R1 का वो 5 यूनिट है और R2 का 12 यूनिट है। और वो ये प्रॉफिट कमाना चाहता है 6 रुपये कमाना चाहता है ए पे, बी पे कमाना चाहता है 5 रुपया। तो इसी को हम जल्दी से फॉर्मुलेशन में लिख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मुलेशन तो हमने बता ही रखा है इसको अब। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यदि आपको ध्यान हो तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या था, z इक्वल टू आया था 6x प्लस 5y। हमने ये लिखा था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ओके। और हमारा कंस्टेंट हमने क्या लिखा था, कंस्टेंट हमने लिखा था x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। ये हमारा 2 कंस्टेंट था और एक एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आया? तो अब इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसी क्वेश्चन में आपको यही स्टेप भी ध्यान रखना है कि यही स्टेप से हमारा ग्राफिकल मेथड सॉल्व होता है। तो सबसे पहले तो आप इसका जो जैसे आपको फॉर्मुलेशन जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन नहीं भी मिल सकता है, आपको लैंग्वेज में दिया रहेगा, उससे सॉल्यूशन मांगा जाएगा। तो पहले आप उसको फॉर्मुलेट करोगे। फॉर्मुलेशन के लिए हमने देखे बहुत सारे क्वेश्चन किया हमने, और उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन किस मेथड से लिखा हुआ है उसके बाद स्टार्ट करोगे। तो पहले हम यहाँ ग्राफिकल मेथड कर रहे हैं। तो ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले आप जानते हो कि 2 एक्सिस बनेगा, 2 हमारा क्या बनेगा, एक्सिस बनेगा, x1 और ये x हो जाएगा और ये हमारा y हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हमारा 2 बन गया क्या, ग्राफ। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम क्यों करेंगे, सेकंड क्यों नहीं, थर्ड क्यों नहीं, फोर्थ क्यों नहीं? क्योंकि हमारा जो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट है यही कहता है कि x और y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम दूसरे क्वाड्रेंट में कैसे जा सकते हैं, क्योंकि बाकी जो 3 क्वाड्रेंट हैं उसमें क्या मिलता है हमें, एक ना एक इसमें से जो मिलता है वो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो हमें लाना नहीं है, तो हम इसलिए हमारा जो ग्राफिकल मेथड वो इसमें काम करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ध्यान रखिएगा। तो अब हम आते हैं, जैसे अब देखो इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने, तो आप जानते हो इनइक्वालिटी जो इक्वेशन में मैंने डिफरेंस बताया फर्स्ट क्लास में। तो इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि आपको पहले इसको इक्वेशन में चेंज कर लो और उसके बाद फिर इसका कंस्टेंट देख लो कि लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो पहले अब आप देखो इक्वेशंस को जानते हो कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। तो इसका ग्राफ बनाना आप जानते हो, एक बार x को 0 पुट करो तो y 5 मिलेगा, एक बार y को 0 पुट करो तो आपको x 5 मिलेगा। समझ में आया? तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। तो ये कैसे हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये ऊपर 6, ठीक है, यहाँ पे 6 है। चलिए ये हमने मान लिया, इधर भी कर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये जो ग्राफ बनेगा ये कोऑर्डिनेट कैसा बनेगा, एक बार 0 5 आएगा, एक बार 5 0 आएगा। तो 5 0 कौन सा है बताइए, ये हमारा कौन होगा, ये 5 है, तो ये हमारा 5 0 हो जाएगा। और ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, 0 5 0 5। इसी पॉइंट को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो इसको हम मिला देते हैं ऐसे, इस दोनों पॉइंट को हमने ऐसे पकड़ के मिला दिया, ठीक है। ये हमारा लाइन बन गया। ये किसका लाइन ग्राफ बना, ये बना x प्लस वाई इक्वल टू 5 का। मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 5 मतलब इस पॉइंट पे जितने भी इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा, कहीं का भी एक पॉइंट लोगे ना, वो इस इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। लेकिन हमें तो इनइक्वालिटीज़ का पता करना था कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 का लेना था। तो बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन पे, अब देखो ये लाइन जो है वो 2 रीजन में डिवाइड कर दिया, इस ग्राफ को x और y को 2 रीजन में डिवाइड कर दिया, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो जबकि x प्लस वाई का जो सम है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, तो मतलब लेस देन का मतलब ये वाला हम सिचुएशन इधर का लेंगे। ये जो हमारा रीजन आएगा ये हमारा लेंगे लेस देन वाला। तो ये जो रीजन बताएगा वो क्या बताएगा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 का। दूसरा देखते हैं, तो 6x प्लस 2y इक्वल टू, इसको फिर इक्वेशन में चेंज करो पहले,
2y इक्वल टू 12, और यहाँ से फिर एक बार x0 पुट करोगे तो y 6 आएगा, एक बार y0 पुट करोगे तो x कितना आएगा 4 आएगा। तो एक हमारा मिलेगा, ये 4 है ना, ये 4 है, ठीक है। तो ये 4 और 0 आपको एक मिलेगा पॉइंट, और एक मिलेगा क्या 6 0 6, तो 0 6 ये है हमारा, ठीक है। ये हमारा 0 और 6 मिलेगा। तो इस बार हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देते हैं। तो हम इन दोनों को मिला देते हैं, ऐसे मिला देते हैं। ओके, ये हमने मिला दिया, समझ में आया। तो अब हमने इसको मिला लिया, और ये ग्राफ जो होगा ये किसका होगा, ये होगा 3x + 2y इक्वल टू 12 का। लेकिन हमें तो क्या चाहिए था, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12। तो लेस देन का मतलब फिर ये भी दो रीजन में डिवाइड कर दिया ना, एक रीजन इस तरफ और एक इस लाइन के इस तरफ, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से काउंट होगा, ये पूरा आएगा, ठीक है, ये पूरा आएगा। जो मैंने ऐसे, ये जो मैंने मार्क किया, ये पूरा इधर का सिचुएशन लेस देन वाला आएगा, जो मतलब 0 के तरफ पुट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिन होता है 0 0। तो ये हमारा सिचुएशन बन गया। अब हमें क्या बनाना था, हमारा मकसद क्या था कि यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है ना, कि ये 6 रुपीज़ प्रॉफिट और ये 5 रुपीज़ प्रॉफिट। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कैसा है, प्रॉफिट वाला है। तो हम इसको मैक्सिमाइज करना चाहेंगे कि जितना जितना हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमने दोनों इक्वेशंस के जो हमारे कंस्टेंट थे उसके हिसाब से तो हमने ग्राफ बना लिए। अब सॉल्यूशन कैसे ढूंढें, तो देखो सॉल्यूशन अब ज़रूर इतना तो फिक्स बात है कि आपका जो सॉल्यूशन है किसके बीच में लाई करेगा। क्या हम जो ये सिचुएशन बना रहे हैं, आप ये देखिए, ये पॉइंट, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये वाली जो लाइन में बना रहा हूँ ऐसे, और ये वाली लाइन, मतलब ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये इधर वाला छोड़ के, ये नहीं और ये नहीं, ये वाला रीजन ही आपका क्या कहलाएगा, ये रीजन वाला जो होगा ये क्या कहलाएगा आपका फिजिबल रीजन। इसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। क्यों, क्योंकि देखो मैंने कहीं पे एक ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट जो होगा यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि इस इक्वेशंस को तो सेटिस्फाइड कर रहा होगा, इस इक्वेशंस को तो सेटिस्फाइड कर रहा होगा, लेकिन इस इक्वेशंस को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इस इक्वेशंस का रीजन ही कहाँ है, यहाँ से नीचे इधर है, ये वाला, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, इसके इधर वाला जितना भी पॉइंट होगा ना इसको सेटिस्फाइड करेगा, और इसके जो इधर वाला होगा वो इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो ये वाला जो रीजन है इसमें तो आ रहा है, लेकिन इसके नहीं आ रहा है, इसके रीजन में नहीं आ रहा, तो इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इसी तरह से सेम एज इट इज, मैंने यहाँ कोई पॉइंट लिया, तो इस वाले ये जो रीजन है वो इसमें तो आ रहा है, लेकिन ये नहीं आएगा इसमें, ये लाइन यहीं से ख़त्म हो जाता है, तो फिर इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो डैट मीन्स हम ये कह सकते हैं हमारा सॉल्यूशन तो वही होगा। हमारा सॉल्यूशन जब दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन क्या आता है, वो वैल्यू आता है जो दोनों को सेटिस्फाइड करे। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारा जो दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाइड करने वाला जो रीजन है वो ये है, ये वाला रीजन जो मैंने यहाँ से, ये जो ब्लू वाला मार्क कर दिया मैंने, यहाँ से ये वाला जो रीजन है, इस तरफ का जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पे इन दोनों को सेटिस्फाइड करेगा। लेटर से मैंने ये पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ये पॉइंट मैंने ले लिया 1 1 पॉइंट ले लिया, 1 और 1 मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया। क्या ये 1 1 पॉइंट दोनों इसको सेटिस्फाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। आप वैल्यू रख के देखिए क्या होगा, ये 1 रखिए 2 आएगा, लेस देन इक्वल टू क्या है 2, तो बिल्कुल सही बात है। ये आएगा 2 लेस देन इक्वल टू 5, तो 5 क्या है, ग्रेटर है 2 से, बिल्कुल सही बात है। यहाँ भी पुट करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 आएगा, लेस देन 12, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन क्या हम ये इसको सॉल्यूशन मान ले, नहीं, हम इसको सॉल्यूशन नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है। हमें कि यहाँ पे बताइए, मैं यदि x का वैल्यू 1 ले लिया, y का वैल्यू 1 ले लिया, तो हमें क्या मिलेगा वैल्यू, z का वैल्यू हमें मिलेगा, z का वैल्यू 11 मिलेगा। तो क्या हमारा 11 ही मैक्सिमम वैल्यू है z का, क्या हमारा 11 ही मैक्सिमम वैल्यू है z का, नहीं, हमारा 11 ही z का मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, और भी है। क्योंकि इस पॉइंट से हम देखो, इस पॉइंट से आगे बढ़ने का 2 तरीके, 3-4 रास्ता है। एक तो इस तरफ भी जा सकते हो, इधर बढ़ो, एक तो इस तरफ बढ़ो, ठीक है, और एक नीचे आओ और एक इधर जाओ,
तो जबकि हम जानते हैं कि ये रीजन पूरा का पूरा पॉजिटिव रीजन है, तो हम नीचे और इस तरफ जाने का तो सवाल नहीं बनता, क्योंकि इस तरफ जाओगे तो आपका वैल्यू क्या मिलेगा, 1 से कम मिलेगा, इस तरफ भी जाओगे तो 1 से कम मिलेगा। तो 1 पे तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन 11 आ रहा है, तो इससे नीचे और या इस तरफ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो और कम होगा, तो इस तरफ तो हम नहीं जा सकते। हमारे पास 2 ऑप्शन है इसको और इंक्रीज कराने का, कि या तो हम ऊपर की ओर जाएं या तो इधर जाएं। ठीक है, तो कितना दूर जाएं, क्या यहाँ चले आएँ, क्या इधर यहाँ चले जाएं, नहीं, इस रीजन पे ध्यान रखना होगा, इस रीजन को आपको ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़ना होगा। तो हम इस रीजन पे आते हैं, तो इस रीजन पे हम आए, यहाँ पे देखा कि क्या ये कोई पॉइंट, मैंने मान लो कि सबसे मैक्सिमम कहाँ होगा, इस तरफ बढ़, जैसे मैंने चलते 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 यहाँ आया, इस कॉर्नर पे आया, इस पॉइंट पे आया, मतलब यहाँ पे हमें बीच में एक लाइन मिल गया। अब ये जो बीच में लाइन मिला, क्या हम इससे तो ऊपर तो जा नहीं सकते, इससे बाहर नहीं जाएंगे, इस पे ही आना होगा। तो क्या यहाँ पे जो पॉइंट होगा, ये जो लाइन पे पॉइंट होगा, क्या वो मैक्सिमम हमें वैल्यू देगा, क्या हमें वो मैक्सिमम वैल्यू देगा? सो हमारा जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, 6x + 5y = z। अब मान लेते हैं लेटर से z का कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है, मान लो लेटर से z का वैल्यू 30 आ गया, 30 ले लिया मैंने, तो z का 30 वैल्यू लेंगे तो x और y कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे इससे, तो x0 पुट करोगे कितना आएगा, x0 इसमें पुट करोगे तो 5 कितना, y आएगा 6, तो मतलब इसका कोऑर्डिनेट बनेगा कितना, 0 और 6। और जब y0 पुट करोगे तो x आपको कितना मिलेगा 5, मतलब 0,6 और 5,0 आएगा, इसका एक ग्राफ बनेगा। तो मतलब 0,6 कौन है, ये है, और 0,6 ये है, और 0,5 ये है, 0,6 ये है और 0,5 ये है। तो मतलब यहाँ से एक लाइन आएगी और ऐसे सीधे जाएगी, इससे निकलते हुए जाएगा। समझ में आया? तो इसी तरह से डिफरेंट इसके वैल्यू पॉसिबल होंगे जेड का, इसकी तरह से जेड का जो डिफरेंट वैल्यू पॉसिबल होगा। तो मान लो कि इस बार आपने 20 ले लिया, कन्वीनियंट नंबर ले लेते हैं, तो 20 लेंगे तो इस बार क्या होगा, इस बार जब 20 लेंगे तो ये समथिंग ग्राफ इसका इधर की क्या हो जाएगा, वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या होगा। लेकिन ये जो लाइन जो पहली बार जो खींचा गया, मैंने ऐसे खींच लिया ये, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाला जो लाइन है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाला जो लाइन है। अब जो भी इसमें वैल्यू आप पुट करोगे, जो भी वैल्यू आप जेड का लेते जाओ, इसका ग्राफ जो होगा, मान लो आपने 20 लिया तो ये ग्राफ ऐसे शिफ्ट होगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ आगे और करेंगे तो ऐसे बनेगा। तो जब हम ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई हम पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे कोई जो हम पॉइंट लेंगे, तो क्या होगा कि जब यहाँ से कोई ग्राफ ऐसे जा रहा होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस का, ऐसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये जैसे मान लिया ये ग्राफ, तो इसको 2 जगह कट कर देगा। क्या करेगा, इसको 2 जगह कट करेगा। अब 2 जगह कट करेगा तो फिर हमारा सोल्यूशन कौन ले, ये वाला या ये वाला, ये वाला या ये वाला, तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ जाता है। तो हम फिर क्या करें, जो यहाँ पे बाउंड्री पे जो पॉइंट है वो भी नहीं ले सकते, तो फिर हम क्या करें, तो हम फिर हमारे पास ऑप्शन बचता है कॉर्नर पॉइंट हम लेते हैं। अब हम कॉर्नर पॉइंट में भी हमारे पास 4 कॉर्नर बचेगा। कौन कौन, एक ये कॉर्नर, क्योंकि ये रीजन जो हमारे पास है ना, ये रीजन जो आपको दिख रहा है, ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये इस रीजन में भी 4 कॉर्नर हैं। एक ये कॉर्नर है यहाँ पे, ठीक है, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, कौन सा कॉर्नर ले। तो अब हमें इस कॉर्नर में डिसाइड करना होगा, देखना होगा कि जब हम 0 0 लेते हैं तो हमारा जेड का वैल्यू कितना आएगा, जेड हमारा एक्स का 0 पुट कीजिए, वाई 0 पुट कीजिए, जेड आएगा हमारा 0। जब आप 0 5 लोगे, 0 और 5 लोगे, एक्स 0 पुट करो तो ये 0 और ये कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा, जेड का वैल्यू 25 आएगा। जब आप 4,0 लेते हो, 4,0 लेंगे तो वाई 0 पुट करो तो ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, जेड का वैल्यू 24 आएगा, जेड = 24, ठीक है, जेड = 24। जब हम ये पॉइंट, कौन सा पॉइंट होगा, ये हम जब ग्राफ पे बनाएंगे ना, तो ये पॉइंट आएगा हमारा, ये पॉइंट हमारा आएगा, ये हमारा आता है 2 3। ये जब आप एक्चुअल ग्राफ पे बनाओगे तो ये कोऑर्डिनेट होगा 2 3, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आएगा क्या, 2 3। तो जब आप 2 3 पुट करते हो, चारों कॉर्नर को हमने एक एक करके पुट किया, तो इसमें जो जेड का वैल्यू आएगा, वो जेड का वैल्यू कितना आएगा, 2 पुट कीजिएगा तो ये 12 और ये कितना हो जाएगा 15, 12 15 कितना होता है 27, कितना होता है 27। अब ये 27 जो होगा, इसका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, 27 क्या आ रहा है इसमें से मैक्सिमम, हमें यही चाहिए होता है
कि हम क्या कर चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू 27 आया तो हम 27 को मैक्सिमम वैल्यू मानेंगे। तो हमने एक चीज़ यहाँ से नियम क्या बना लिया कि ये वाला तो सबसे कम ये तो कॉर्नर पॉइंट कोई काम का है नहीं, ये भी कॉर्नर पॉइंट कोई काम का नहीं है, ये भी नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि जहाँ भी दो ग्राफ जहाँ कट करते हैं वही हमारा मान लेते हैं क्या, वही मान लेते हैं हम उसका सॉल्यूशन मान लेते हैं, इस इनइक्वालिटीज़ का हम सॉल्यूशन मान लेते हैं। समझ में आया? तो ये चीज़ हमने नियम पढ़ लिया। और क्यों मान लेते हैं, क्योंकि हमारा सबसे कॉर्नर पॉइंट जो होता है वो, और ये क्यों मानते हैं, देखो जब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शंस का लाइन ग्राफ ऐसे बनाओगे तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। जैसे हमने 6x + 5y = 30 लिया, 20 लिया, 15 लिया। तो जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू बढ़ा रहे होंगे, मान लो 6x + 5y = हमने 15 लिया, तो समथिंग यहाँ से पार करेगा लाइन, ठीक है। जब हमने 6x + 5y = 20 लिया तो ऐसे पार करेगा यहाँ से, ठीक। फिर जब हम 6x + 5y = 25 लेंगे तो यहाँ से कहीं पार करेगा ऐसे, लेकिन सब ये पैरेलल होंगे, स्ट्रेट होंगे, ठीक है। सब ये पैरेलल होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट होंगे आपस में। तो जैसे ही हम z = 27 पुट करेंगे, मतलब 6x + 5y = 27 जब पुट करेंगे ना, तो अब आप देखिए कि 6x + 5y = 27 पे ये एक लाइन ऐसा जाएगा जो इस पॉइंट को एक ही पॉइंट पे टच करते हुए निकलेगा, एक पॉइंट को टच करते हुए इस ऑब्जेक्ट यहाँ से जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना, तो ऐसे पॉइंट टच करते हुए निकलेगा। समझ में आया? तो इस तरह से आप इसको, इसलिए हमारा जो हम यहाँ से एक नियम याद कर लिए, इसको आप, ये तो हम समझाने के लिए बताया। अब आपका जो फाइनल नियम है वो यही है कि जहाँ पे दो ग्राफ हमारा कट होगा वहाँ पे हमारा उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना आया, z = 27। मैन्युफैक्चरर इसको ज़्यादा प्रेफर देगा, और इस पे वो प्रोडक्शन कितना करेगा, x जो है x हमने a माना था, ए नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन ए, तो x को वो मानेगा 2 यूनिट बनाएगा, और y जो मानेगा वो 3 यूनिट बनाएगा, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट 2 और 3 है। ओके, तो आई थिंक अब आपको ग्राफिकल मेथड क्लियर हुआ होगा, और हम इसके बारे में कुछ और क्वेश्चन करेंगे ना, फिर हमें क्लियरिटी इसमें मिलेगा कि इसको और कैसे हम कुछ एक और अलग सिचुएशन लेंगे, उसको सॉल्यूशन करेंगे। ये तो एक सिंपल था, ठीक है। फिर हम 3 इक्वेशंस वाला भी देखेंगे, और इसका लिमिटेशन क्या है वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन। यदि मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। आपका जवाब हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। थैंक यू।